मैं अपने दूल्हे को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो एक 14-15 साल का दिमागी मरीज था। मेरी सास से कहने लगा, मुझे नहाना है। रात को बड़ी चाची ने बोतल पिला दी थी। मेरा बिस्तर गीला हो गया है। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और बोली, आज से तेरी पत्नी ही तेरे सारे काम करेगी। वो लड़का अपने कपड़े उतारने लगा और फिर हमारे गांव में बिरादरी से हटकर रिश्ता करने का रिवाज नहीं था। अगर बिरादरी में कोई जोड़ का रिश्ता ना भी हो तो वो किसी 60 साल के बूढ़े से ही कर देते थे या कम उम्र लड़के से। दूसरा रिवाज हमारी बिरादरी में वट्टे सट्टे का था। जहां बेटी दे देते थे वहां से बेटी लेते भी जरूर थे। मेरे बाकी बहन भाइयों की तो जोड़ में शादी हो गई थी, लेकिन मेरे लिए अभी तक रिश्ता नहीं मिला था। इसलिए मेरा इंतजार बढ़ने लगा। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। मुझसे छोटा भाई जो 22 साल का था। मेरी माँ आजकल उसका और मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी। बड़ी मुश्किल से माँ को एक ऐसा रिश्ता मिल गया जहां वो लड़का मुझसे 5 साल बड़ा था और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया था। लेकिन उसके वट्टे में जिस लड़की ने मेरे भाई की दुल्हन बनना था वो सांवली सलोनी सी थी। मेरे भाई ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरे बाबा ने उसे समझाया कि तेरी बहन का बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है और उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। भाई ने उस वक्त तो हामी भर ली। मेरा और मेरे छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों दूर परे के रिश्तेदारों की शादी में माँ के साथ मेरा छोटा भाई भी दूसरे गांव चला गया। वहां उसे एक लड़की पसंद आ गई जो उससे 3-4 साल बड़ी थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी और मेरा भाई उसके हुस्न का दीवाना हो चुका था। घर वापस आकर उसने जब ये बात माँ बाबा के सामने रखी तो मेरे माँ बाप तो आग बबूला हो गए। कहने लगे, तुम्हारा जहां रिश्ता तय हुआ है शादी भी वहीं होगी। लेकिन मेरा भाई कहने लगा कि वो आप लोगों ने जबरदस्ती मुझ पर थोपा था। मेरा दिल उस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। मैं क्यों अपनी बहन के लिए अपनी ख्वाहिश को पीठ पीछे डालूं? शादी चंद दिन की बात नहीं है जो नापसंद लड़की के साथ उम्र गुजार लूं। उम्र भर का सौदा है। मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो मुझे पसंद है। उसकी बात जायज थी, लेकिन हमारे रीत रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ थी। हमारे यहाँ ना लड़के की पसंद की अहमियत थी न लड़की की पसंद की। बस बिरादरी के बड़े बुजुर्ग जहाँ शादी कर देते थे वहीं पूरी उम्र जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। कभी कभी यूं भी हो जाता था कि लड़का लड़के बहस करके अपनी मर्जी कर लेता था, लेकिन लड़कियों के मामले में तो ये बात कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। औरत अगर अपनी पसंद का इजहार भी कर दे तो उस पर तरह तरह के इल्जाम लग जाते थे। उसे गैरत के नाम पर मार दिया जाता था। ये समझ ले कि हमारे गांव में औरत बेजुबान जानवर की तरह थी। मेरे भाई की बहस और लड़ाई का नतीजा ये निकला कि बड़ों ने हमारा रिश्ता तोड़कर भाई का रिश्ता उसी लड़की से तय कर दिया जो उसे पसंद थी। यूं मैं भी उस लड़की के भाई की मंगेतर बन गई। मुझे उस नौजवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था जहां अब मेरा रिश्ता तय हुआ था। मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर दिल से खुश न थे, लेकिन बहरहाल 1 माह के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। हमारे खानदान में लड़कियां अपने घर से बड़े घूंघट में विदा होती थी। मैंने अभी तक अपने पति की शक्ल तक नहीं देखी थी और उसके घर विदा होकर आ गई और अब उसके कमरे में मुझे बैठा दिया गया। मैंने अपनी आंखों में कोई ख्वाब तो सजाए नहीं थे, क्योंकि हमें ऐसी कोई इजाजत नहीं थी। बस ये मालूम था कि जिससे शादी हो चुकी है अब उम्र उसी के साथ गुजारनी है। तलाक का तो सोचना भी नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त अगर शादी के हवाले से मेरे दिल में कोई ख्वाहिश थी भी तो वो सिर्फ इतनी कि देखूं तो मेरा पति देखने में कैसा है। लेकिन 1 घंटा गुजर गया। मैं अब बैठे बैठे थकने लगी, लेकिन वो अंदर नहीं आया। 2 घंटे, 3 घंटे, अब तो रात का 1 बज चुका था, लेकिन मेरा पति मेरे कमरे में नहीं आया था। अब तो मेरे दिल में अजीबोगरीब किस्म के वहम से उठने लगे कि कहीं वो भी मुझे नापसंद तो नहीं करता। लेकिन मैं ना तो सांवली रंगत की मालिक थी, ना ही इतनी कबूल सूरत की कि कोई मुझे देख के मुंह बनाए। मैं बेहद हसीन नहीं थी तो मामूली सी शक्ल सूरत की मालिक भी नहीं थी। अच्छी प्यारी लड़कियों में मेरा शुमार होता था। फिर जैसे मैंने उसे नहीं देखा था, मैं बड़े से घूंघट में थी। उसने भी कहा मुझे अभी तक देखा था। फिर मैं ये कैसे सोच लेती कि वो मुझे नापसंद करता होगा।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी परेशानी में बढ़ोतरी होने लगी, लेकिन मेरा ये इंतजार भी बढ़ता जा रहा था। मेरी आंखें नींद से चूर हो चुकी थी। मैं बेड से टेक लगाए ही कभी कभी बीच में सो जाती, कभी उठ के अपने कमरे के बंद दरवाजे को तकने लगती। रात भर मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ। सुबह का सूरज निकल आया, लेकिन मेरा पति मेरे कमरे में नहीं आया। मुझे अब इस बात का यकीन हो गया कि यकीनन वो इस शादी के लिए तैयार नहीं था और उसकी शादी मुझसे जबरदस्ती की गई है। सुबह ही सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा तो दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी कमर रात भर बैठने की वजह से तख्ता बन चुकी थी। मेरे कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था, खुला हुआ था। इसीलिए दस्तक देने वाले ने दरवाजा खोल लिया। सामने मेरी सास खड़ी थी, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। मुझे अभी तक दुल्हन के जोड़े में देखकर कहने लगी, तुम किस खुशी में सजी संवरी बैठी हो? जाओ जाकर कपड़े बदलो अपने और कमरे से बाहर आओ। सब घर वाले जग गए हैं, सबके साथ मिलकर नाश्ता करो। मैं अपनी सास के सख्त रवैये को भी समझ नहीं पाई थी। मेरा अपने ससुराल में पहला दिन था और जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया गया था, हजार जब्त के बावजूद मेरी आंखें छलक गई। मैं उठकर अपने कमरे के साथ अटैच वॉशरूम में चली गई। जिसके लिए सजी संवरी थी उसने तो मुझे देखने की भी जहमत नहीं की थी। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदलकर बाहर निकल आई। अभी चंद ही औरतें जागी थी। कच्ची मट्टी का बड़ा सा आंगन था। लाइन से सबकी चारपाइयां बिछी हुई थी। मर्द सभी सो रहे थे। एक सरसरी सी नजर मैंने सब मर्दों पर डाली। न जाने इसमें मेरा पति कौन था। मैंने एक पल के लिए सोचा था। उसी आंगन के कोने में लकड़ियों को जलाकर मेरी सास और चंद और औरतें पराठे बनाने लगी। मैं भी उनके साथ जाकर बैठ गई। नाश्ते के बीच ही मुझे पता चला कि मेरी 3 जेठानियां हैं और मेरा नंबर सबसे छोटा है। अब तक मुझे ये नहीं मालूम हुआ था कि मेरा पति रात को कमरे में क्यों नहीं आया था। अब आहिस्ता आहिस्ता सभी मर्द भी उठने लगे। जेठानियों के बच्चे भी बड़े बड़े थे। मुझे देखकर नमस्ते चाची कहने लगे। मैं भी उनके नमस्ते का मुस्कुराकर जवाब देने लगी। जब एक 15 साल का लड़का उठकर सीधा वहीं मेरे सामने रखे मूढ़े पर बैठ गया और माथे पर बल डाले मुझे अजीब अजीब नजरों से घूरने लगा। देखने में खुश शक्ल था। मैं समझी मेरी जेठानी का बड़ा बेटा होगा, क्योंकि उसके सब बच्चे 10-12 साल के थे। मुझे उस लड़के को देखकर हैरत भी हो रही थी, क्योंकि उसने ना तो मुझसे नमस्ते किया था, ना ही चाची कहा था। बस यकटुक मुझे घूरे जा रहा था, जैसे न जाने मैंने उसे क्या कह दिया हो। मेरी सास खड़ी हो गई, उस लड़के के पास आ गई। कहने लगी, चल उठ, तेरा मुंह हाथ धुला दूं, फिर मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। लेकिन वो नहीं उठा। मेरी सास ने उसे 2-3 बार कहा तो कहने लगा, वो रात को चाची ने 2 7 अप पिला दी थी। मेरा बिस्तर गीला हो गया है, मुझे नहाना है। ये सुनकर तो मुझे शदीद किस्म की हीनता सी हुई। वो इतना बड़ा होकर ऐसा काम कैसे कर सकता था। मेरी सास उसकी कमर पीटने लगी। कमबख्त मारे, तुझे होश क्यों नहीं रहती? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि इस उम्र में बिस्तर उठा उठा के धोती रहूं तेरे और तुझे नहलाऊं। उठ कमबख्त, तुझे तो आज मैं ठंडे पानी से नहलाऊंगी, तभी तू बाज आएगा। मेरी सास ने उसकी कमर सेक के रख दी। वो आई आई करके छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मेरी सास से कहने लगा, अब नहीं करता। मेरी सास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर आंगन में लगे नलके के नीचे बैठा दिया। सास उसे कपड़ों समेत साथ साथ नहला रही थी, साथ साथ कोस भी रही थी। बाकी के सारे बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। मैंने जेठानी की तरफ देखा। मैंने कहा, आपका बड़ा बेटा तो बुद्धू किस्म का लगता है, क्योंकि मुझे वो देखने में नॉर्मल नहीं लगा था। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी ने मुझे हैरत से मुंह खोले देखा। कहने लगी, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा छोटा देवर है, तुम्हारा पति। ये शब्द थे या मुझ पर टूटने वाली एक कयामत। मुझे लगा मेरा दिल सीने के अंदर थम सा गया है, धड़कना भूल गया है। वो 15 साल का बुद्धू बेवकूफ सा लड़का मेरा पति था। मुझे लगा मेरे कान शायद गलत सुन रहे हैं। मेरी हालत ऐसी थी कि लग रहा था मेरा दम अभी घुट जाएगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अपने बेड पर बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी शादी थी? मुझे एक कम उम्र और पागल लड़के से ब्याह दिया गया था, जिसे अपनी भी होश न थी। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं ये सोचने लगी कि क्या मेरे माँ बाप इस बात से अनजान थे
यकीनन उन्हें मालूम होगा उन्होंने क्यों भाई की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी सारी जिंदगी इस पागल और कम उम्र पति के साथ कैसे बसर कर सकती हूँ। पति तो दुख सुख का साथी होता है, औरत का रक्षक होता है, और ये लड़का जो खुद को संभाल भी नहीं सकता, ये क्या मेरी रक्षा करेगा। मैं उस लड़के से उतना ही दूर भागती थी जितना कि वो मुझसे। वो जब भी मुझे देखता मुझे घूरने लगता। मैं भी उससे नजरें मिलते ही नजरें बदल जाती। 4 दिन तो मेरी सास ने अपने बेटे को संभाला। फिर एक दिन कहने लगी, आज के बाद मनु की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। मैंने एक सुलगती नजर अपनी सास पर डाली, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। ऐसी इजाजत ही कहाँ थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब जोर से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मनु कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरे कपड़े इस्त्री करके दो, माँ कह रही है अपनी पत्नी से अपने काम कहो जाकर। मैंने भी उसे जरा सख्त अंदाज में कहा, ठीक है जाओ इस कमरे से बाहर, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बाहर चला गया। मैं उसके सारे काम कर देती थी, बस मैं ये चाहती थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि वो था तो 14 साल का, लेकिन उसका दिमाग 7 साल के जिद्दी बच्चे जैसा था। मेरे दिल में उसे देखकर कभी भी कोई ख्वाहिश जाग ही नहीं सकती थी। मेरी शादी को 1 माह गुजर चुका था। मैं मनु के सारे काम उसके कहने से पहले कर देती थी ताकि उसे मुझसे बोलना भी ना पड़े। लेकिन एक किस्से ने तो मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए थे। वो मेरी सास से कुल्फी खाने की जिद कर रहा था। जमीन पर बच्चों की तरह पांव मार मार कर कुल्फी खाने के लिए पैसे मांग रहा था। बाहर एक कुल्फी वाला खड़ा था। मेरी सास के इनकार पर और थप्पड़ पर वो एक कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन रात तक वो चीखने चिल्लाने लगा। गुस्सा बर्दाश्त करने से उसे पागलपन के दौरे से पड़ने लगे। उसकी ये जुनूनी हालत देखकर मुझे उससे खौफ सा आने लगा। अब तो मैं उससे और भी दूर रहने लगी। चंद दिन से उसकी नजरें मुझ पर कुछ अजीब से अंदाज से उठ रही थी। वो मुझे गुस्से से नहीं देख रहा था, बल्कि बार बार मुझे देखकर मुस्कुराने लगता। मैं कुछ हैरत का शिकार होने लगी कि इसे हुआ क्या है। एक बार मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त तक सब सो चुके होते थे। कमरे के बाहर कौन हो सकता है? मैं दरवाजे के पास आ गई। मैंने पूछा, कौन है? कहने लगा, मनु हूं। मैंने सोचा शायद इस पहरी से कोई काम याद आ गया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उससे इस तरह के रवैये पर हैरत हुई। मैंने कहा, तुम्हें इस वक्त क्या काम है मुझसे? यहां क्यों आए हो? बाहर जाकर लेटो। मैं उसकी नजरों से कुछ घबरा सी गई थी। कहने लगा, मुझे मेरे दोस्त कहते हैं तुम अपनी पत्नी के पास जाकर सोया करो। उसकी बात ने तो मुझे परेशान सा कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त पागल है? कहने लगा, माँ भी यही कहती है। क्या माँ भी पागल है? बताओ माँ को कि तुम उसे पागल कहती हो। मैं उसकी बात पर कुछ घबरा सी गई। मैंने कहा, नहीं माँ से कुछ मत कहना। वो जाकर बेड पर लेट गया, लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं कमरे से बाहर निकल जाऊं। मेरी और उसकी उम्र में 10 साल का फर्क था, और फिर वो दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं था। न जाने किन लड़कों में बैठने लगा था। मुझसे कहने लगा, यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ मेरे पास। उसकी बातें मुझे सिर्फ परेशान कर रही थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास पहुंची। उसके पास जाकर बैठ गई। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उठ बैठा। मुझसे कहने लगा, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं उसके इस सवाल का क्या जवाब देती? मैं कुछ पीछे हट गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं नहीं कर सकती तुमसे मोहब्बत। अब जाओ यहां से। ये कहने की देर थी कि उसकी आंखें सुर्ख लाल होने लगी। कहने लगा, क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा पति हूं। हर पत्नी अपने पति से मोहब्बत करती है। चलो तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। उसकी इस तरह की बातों ने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया। कहने लगा, माँ ठीक कहती है, तेरी पत्नी को तुझसे नफरत है। बोलो, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? वो मेरा बाजू दबोच कर बोला। उसके इस तरह के रवैये पर मैं बुरी तरह से बदहवास हुई। ये सच था कि मुझे उसकी कुर्बत का सोचकर भी डर और खौफ महसूस होता था। वो जब जिद में आता था तो किसी के भी काबू में नहीं आता था, इसलिए उसे दौरे से पड़ने लगते थे। मुझे उसकी हालत देखकर उससे खौफ आने लगता था। मेरा जी चाहता था मैं कहीं गायब हो जाऊं, उसे नजर ही ना आऊं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी। कहने लगा, माँ ठीक कहती है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती,
क्यों नहीं करती? देखो, तुम मेरी दुल्हन हो, इसलिए तुम कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं करती तुमसे मोहब्बत। मेरा ये कहना मुझे बहुत महंगा पड़ा। इस बात ने तो उस पर कोई जुनून सा सवार कर दिया। वो रात मेरी उसके जुनून की नजर हो चुकी थी। सुबह मैं अपने जख्मों को देखकर रो रही थी। मेरी चूड़ियां बेड पर टूटकर बिखरी पड़ी थी। मेरे बाजुओं पर कांच की चूड़ियों के टूटने से जख्म हो चुके थे। वो 14 साल का बच्चा नहीं, एक पागल और जुनून इंसान की तरह से मेरे साथ पेश आया था। मेरे दिल में उसके लिए बस एक ही जज्बा था, और वो था नफरत का। मैं सुबह उसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आई। मेरे चेहरे पर नाखूनों की खरोंचें देखकर मेरी जेठानियां नजरें झुका गई। मेरी सास सुबह ही कहीं जा चुकी थी। एक जेठानी मेरे पास आकर मुझसे अफसोस से कहने लगी, हमारी ननन की शादी इसी वजह से तो हो नहीं रही थी, क्योंकि मनु आधा पागल है और इसके वट्टे में कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। लेकिन तेरे भाई और माँ बाप ने न जाने क्यों तेरा रिश्ता यहाँ कर दिया। मैं उन्हें क्या जवाब देती कि मेरे भाई ने मुझे अपनी खातिर कुर्बान कर दिया। मुझे तो मालूम भी ना था कि मेरी शादी किससे की गई है। वो मुझसे कहने लगी, हमारी सास ने इसे रात में ये कहा था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, अपना कमरा बंद करके सोती है, तुम उस पर रौब जमाया करो, और जब वो इनकार करे तो ऐसी औरत मार से ही ठीक रहती है। मैं ये तो जान ही चुकी थी कि मेरी सास के साथ न जाने क्या मसला है जो वो यूं करती है। मेरी जेठानी ने मुझे मेरे कान में एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। कुछ दिन तो मैं सोच में ही पड़ी कि ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। जो कुछ भी था मेरे ही सर पर था। चाहती तो दिल और अपनी अना को कुछ देर के लिए भूल जाती, तभी मैं कुछ कर पा सकती थी। 4-5 दिन से मनु का पारा हाई ही था। मुझे घूर घूर कर ही देखता रहता था। रात को जब मैं प्यास की वजह से कमरे से बाहर आई तो मनु उठकर बैठा हुआ था। उसे देखकर पहले तो मैं घबरा गई कि न जाने फिर से मेरे कमरे में ना आ जाए, लेकिन वो सर्दी से कांप रहा था। मैं उसके पास आई तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे तेज बुखार था, सर्दी से कांप भी रहा था। उसके पास जो कंबल था वो बहुत पुराना और घिसा पिटा सा था, सर्दी को रोकने के लिए नाकाफी था। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कहने लगा, मेरी माँ जालिम है, उसने मुझे रात को ही नहला दिया। कहने लगी, आज तुझे गीले बिस्तर पर सुलाऊंगी, तभी तू अपनी आदत छोड़ेगा। लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मैं रात को पानी बहुत ज्यादा पी लेता हूँ। मैं समझ गई थी कि मेरी सास उसे किस बात पर सजा देती है। मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, उसे एक साफ सुथरा जोड़ा दिया। वो वॉशरूम में चला गया। अपने कपड़े बदलकर वो बाहर आया, लेकिन अभी भी कांप रहा था। मैंने उसे अपने बिस्तर पर बैठा दिया, अपने दहेज का कंबल उसे ठीक से ओढ़ा दिया। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। मैं कमरे से बाहर निकल गई, उसे गर्म दूध करके साथ में दवाई दी तो उसने वो खा ली। मैं उसके पास बैठकर उसका सर दबाने लगी। मैंने कहा, अब अगर तुम्हारे साथ ऐसा मसला हो तो तुम मुझसे कह दिया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारा बिस्तर भी धो दूंगी। मेरी बात पर वो मुझे एक टुक देखने लगा। मुझसे कहने लगा, तुम तो मुझसे नफरत करती हो, मेरा ऐसा काम क्यों करोगी? मैंने कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस उस दिन मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था, इसलिए। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बेयकीनी से देखा, फिर आंखें बंद करके सो गया। सुबह तक उसका बुखार उतर गया था। अब वो सबसे ये कह रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे नफरत नहीं करती। अब मैं उसे रोज रात को अपने कमरे में ले आती, उसे प्यार से जिस बात से मना करती वो मान लेता। मैंने उससे कहा कि पत्नी पति की इज्जत होती है, इसलिए पत्नी की बातें दोस्तों को और घर वालों को नहीं बताते, बस आपस की बात होती है। वो मेरी बात फौरन से मान गया। अब उसने दोस्तों के पास बैठना छोड़ दिया था। मेरे कहने से अब वो खेतों में भी जाने लगा था। जिस वैद्य जी से वो अपना इलाज करवा रहा था, अब मैं उसके साथ जाने लगी। एक बार मेरी सास ने खाने में खुद ही नमक तेज किया, फिर मुझे डांटने लगी। मैंने कहा कि आपने तो खुद मेरे सामने नमक तेज किया है। कहने लगी, मेरे सामने जुबान चलाती हो। वो मुझे मारने लगी। उसी वक्त मनु घर के अंदर दाखिल हुआ। ये देखकर अपनी मां पर भड़क उठा। कहने लगा, आपने मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठाया? मेरी सास कहने लगी, तुम कौन होते हो पूछने वाले? कहने लगा, अब अगर आपने मेरी पत्नी को कुछ भी कहा तो जान से मार डालूंगा आपको। मेरी खातिर अब वो सबसे लड़ने लगा था, मेरी वो रक्षा करने लगा था जिसकी मैं हकदार थी। वक्त तो लगा था,
लेकिन वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। कहता था, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे सारे काम करती हो, मुझसे प्यार भी करती हो। मोहब्बत इंसान को बदल देती है। अगर मैं उस वक्त अपनी जेठानी की बात सुनकर मान ना लेती तो इस वक्त मैं अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी होती और मेरी भाभी का भी घर बर्बाद हो जाता। लेकिन मेरी जरा सी मोहब्बत और कोशिश ने मनु को काफी हद तक ठीक कर दिया। मेरा घर भी बस गया और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अब 2 बच्चों का बाप भी बन चुका था। दोस्तों, आपका क्या कहना है मेरी इस दर्द भरी कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।